अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं अवैस इकबाल और आज मैं नबिया के साथ इस मॉर्निंग शो को कंडक्ट करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब जो फरवरी का महीना है वो गर्म होता जा रहा है और ये किसी ज़माने में सर्द मौसम में शुमार हुआ करता था। क्यों नबिया? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब अगर मेरे मुंह से कहीं पर गलती दौरान शोनवार निकल जाए तो उसके लिए पहले ही माजरत खा। अच्छा, अवैस मौसम तब्दील होता है तो आपको लगता है कि मिजाज भी लोगों के तब्दील हो जाते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा फरवरी के महीने में ही आ रही है और अगर मिट्टी की बात की जाए तो वहाँ पर तारीख की जो सबसे ज़्यादा इस बार जो गर्मी पड़ी है वो रिकॉर्ड इस बार की गई है। तो मौसम की तब्दीली आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो मौसम है वो आपके मिजाज के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं और ख़ास तौर पर जो ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेनन है इसकी वजह से हमारी जो सर्दियाँ हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ड्यूरेशन कम होता चला जा रहा है। बिल्कुल, और गर्मी की शिद्दत भी इस बार प्रेडिक्ट यही किया जा रहा है कि वो खासी ज़्यादा होगी। तो फरवरी का महीना आज से चंद साल पहले कितना प्लेजेंट महीना हुआ करता था, लोग एंजॉय किया करते थे। मार्च में अवैस जाकर कहीं पंखे लगा करते थे। मगर अब ऐसा लग रहा है कि हमारे तो स्टूडियोज में वैसे एक तो गर्मी का ड्यूरेशन लंबा हो गया है और उसके बाद जब गर्मी आ रही है तो साथ साथ आपके पास बिजली के प्लांट चलाने के लिए पैसे भी नहीं है और आपके पास बिजली की भी कमी है, आपके पास पेट्रोल की भी शॉर्टेज है, आपका पास इन्फ्लेशन भी है और उसको हैंडल करने के लिए हम इस वक्त जिक्र करेंगे जहां पर जो मौसम का दर्जा हरारत है वो बढ़ा है, दूसरी जानिब जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें भी हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। बहरहाल क्या हैपनिंग है इस हवाले से हम डिटेल में डिस्कशन और एनालिसिस तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज। अदालत का इसरार, इमरान खान का इनकार। भाइयों का गम बांटने वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया पहुंच गए। मुआशी बहरान का हल डिजिटल इकोनॉमी में तलाश करें। शादी के लिए लड़कियों की कमी, कुंवारों का अनोखा एहतजाज भी होगा आज के शो का हिस्सा। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं, सियासी मंजरनामा आपके साथ शेयर करते हैं और कल बड़ी हैपनिंग अवैस हमने देखा चलती रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट बार ने बार बार बुलाया, मगर हमने देखा कि खान साहब किसी भी कीमत पर अदालत में पहुंचने से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उनकी तबीयत बेहतर नहीं है, वो चल नहीं सकते। जबकि जो जज साहब के जो रिमार्क्स है उन्होंने कहा कि आप स्ट्रेचर पर भी आ सकते हैं। जब सिक्योरिटी की बात की इमरान खान के वकील ने तो जज साहब ने यह भी कहा कि आपको सिक्योरिटी भी देंगे, लेकिन हमने देखा कि खान साहब अदालत नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल नबिया, पहले जमानों में जो लोग हुआ करते थे, जो पटिशनर होता था वो अदालत से इस्तदा किया करता था और अब खान साहब के मामले में अदालत जो है वो पटिशनर से इस्तदा कर रही है कि हुजूर वाला अगर आपको हिफाजती जमानत चाहिए है तो आपको कोर्ट आना पड़ेगा। इससे अंदाजा होता है नबिया कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है ना वो बंदा देखकर अपनी एप्लीकेशन करता है कि इस बंदे का सोशल स्टेटस किस तरह के रिमार्क्स भी सामने आते हैं कि जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर लेकिन इसमें ये भी जो अदालती रिमार्क्स वैसे सामने आए वो ये कि जो कानून है, जो लॉ है, जो आइन है वो तो सबके लिए एक जैसा है, तो खान साहब को पेश होना पड़ेगा। वो कोई इस तरह की रवायत कायम नहीं करना चाहते कि जो आम आदमी को भी ताकि इस तरह के जो है वो एक्सक्यूजेस वो दें। बहरहाल अब उम्मीद ये है कि पीर के रोज इमरान खान साहब खुद को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। उधर कल शाम को वैसे ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला है हम एक मरतबा फिर से देख रहे हैं वो सामने आया। परवेज इलाही की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो मंजर आम पर आई और सारा का सारा जो इल्जाम है वो राना सनाउल्लाह पर भी डाला जा रहा है कि इसके पीछे वो है। बहरहाल ये एक भौचाल मच गया है कल ऑडियो लीक आने के बाद। एग्जैक्टली हवाले से भी हम बात करेंगे और सबसे पहले राना सनाउल्लाह ने जो कहा वफाकी वजीर दाखिला ने, हम आपको वो दिखाना चाहते हैं, देखिए। अच्छा, इससे पहले इमरान खान सदर मुमलिकत को ऑडियो स्कैंडल्स के हवाले से भी खत लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने सदर आरिफ अलवी को जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के जो बयानात हैं उनकी तहकीकात करवाने का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जेल से रिहा हो चुके हैं। अब देखना यह है कि शेख साहब के जो बयानात है वो पहले की तरह दबंग रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी को तो हमने देखा कि वो कुछ दिन थोड़ा सा पोलाइटली सॉफ्टली जरा मीडिया पर आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने वही अपना जो दबंग अंदाज जो पीटीआई का अक्सर हम देखते हैं कि उनकी जो रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स
होती हैं वो है। अच्छा, इसके साथ साथ शाहिद हकान अब्बासी की मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात भी हो चुकी है, उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एग्जैक्टली उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो पैसे नहीं दे रही है, आर्मी जो है उनको सिक्योरिटी के लिए जवान प्रोवाइड नहीं कर रही है, और इवन अदलिया जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स प्रोवाइड नहीं कर रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन और तज्जियाकार अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे इमरान खान की पेशी के भी हवाले से, क्या वजह है इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं? देखिए, एक तो जैसे आप नबिया खुद बता रही थी कि कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे वो वज़ीर आज़म साबिक हो, चाहे वो मौजूदा वज़ीर आज़म हो, चाहे वो कोई आम इंसान हो, चाहे वो अध्यक्ष हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में कुछ अफराद आम आदमी से बाहर निकल जाते हैं और वो फिर खास और खासुल खास बन जाते हैं। ठीक। तो पाकिस्तान में जो खास लोग होते हैं उनके ऊपर कानून उस तरह हाथ नहीं डाल पाता, और इमरान खान भी बहरहाल चुके हुए हैं, उनको पेश होना चाहिए। और वो एक स्पोर्ट्समैन आदमी रहे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और उन्होंने बारहा इस बात को साबित किया है कि वो जो बाकी उनके साथ कॉन्टैक्ट सियासतदान, वो उनसे कुछ जगहों में मुख्तलिफ, लेकिन यहाँ उन्होंने जरा कमजोर ईमान का सियासी लेकिन अमीर अब्बास साहब, हमने देखा कि सख्त से सख्त केसेस बने ना नवाज शरीफ पर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर, जेल भी जाना पड़ा, पाकिस्तान में जेलों को भी भुगता, उसके बाद जो भी स्केप का हुआ, लेकिन केसेस का सामना किया। इमरान खान साहब यही तो तनकीद करते थे कि सबको फरार हासिल है सब, लेकिन जब उनकी अपनी बारी आई तो इमरान खान साहब, आपको नहीं लगता कि उनके अपने बयानात में कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है? जो दूसरों पर वो तनकीद करते हैं, जब उनकी बारी आई तो वो उन्होंने फरार इख्तियार किया हुआ है। जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने कमजोर सियासी ईमान का मुजाहरा किया है। उनको जाना चाहिए था अदालत के अंदर, उनको पेश होना चाहिए था, और वो स्पोर्ट्समैन आदमी रहे। स्पोर्ट्समैन आदमी घबराता नहीं है, वो डरता नहीं है किसी चीज से, आसानी से वो सामना करता है ना मुश्किल हालात, तो उनको जाना चाहिए था। और उनकी पार्टी के बाकी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक नहीं, दो नहीं, दर्जन भर, और अगर वो खुद सामना नहीं करेंगे, अदालत का पेश नहीं होंगे या गिरफ्तारी से हिचकिचाएंगे, तो उससे उनकी बाकी पार्टी का मोराल जो है वो कमजोर है। अभी वो 2 रोज पहले अपनी खवातीन जो उनकी पार्टी के अरकान है उनसे वो हल्फ ले रहे थे कि आप अगर जेलों में जाएं, आपको जाना पड़ा तो आप जाएंगी, और उनको जेल भरो तहरीक है उनकी। तो भाई आप उनसे 3 से हल्फ ले रहे हैं, आपके बाकी लोग जेलों में जा रहे हैं। बेचारा शेख रशीद आपकी मोहब्बत में 74-75 साल का आदमी अभी हफ्ता 10 दिन जेल में रहकर आया है, तो आपको भी सामना करना चाहिए अदालत का। और ये बड़ा गलत प्रेसिडेंट होगा जिसकी तवक्को इमरान खान से लोग नहीं करेंगे कि अगर अदालतें उन्हें बुलाएं तो वो अदालतों में। अच्छा अमीर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो शायद खुफिया तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा हैं, क्योंकि उनके हर इकदाम से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है। जिस तरह से वो महंगाई में इजाफा करते जा रहे हैं, जिस तरह से वो पीटीआई के वर्कर्स को, एंकर पर्सनस को, इवन के पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को अरेस्ट किया जा रहा है, तो जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो सारे का सारा पीटीआई की जानिब शिफ्ट किया जा रहा है, और जो नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा नीचे चली गई है। अमीर से कहते हैं ना कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, कोशिश तो उन्होंने की थी इमरान खान को नीस्तो नाबूद करने की, लेकिन वो इनके गले में हड्डी की तरह अटक गया है। और अब तो बहुत सारे लोग, बड़े सीनियर लोग, सहाफत के भी और सियासत को समझने वाले, वो इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि इमरान खान को इस पूरे पॉलिटिकल लूप में शामिल के बगैर शायद मुल्क की हालात आगे ना बढ़ पाए। वो जो गिरफ्तारी वाला इमरान खान का, वो भी अब इन्होंने मुश्किल बना दिया है। अब वो अमीर, आपको लगता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की चर्चा हम काफी देर से सुन रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और अहम गिरफ्तारी हो सकती है, खासकर कल की जो ऑडियो लीक्स का मामला हुआ है। कल हमने पूरा दिन न्यूज मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखा परवेज इलाही साहब की जो ऑडियो लीक सामने आई है। आपको लगता है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले? जी बिल्कुल हो सकती है ना, चूंकि शौकत तरीन के हवाले से देखें, एफआईए ने उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। शौकत तरीन की एफआईए ने वजारत दाखिला से गिरफ्तारी की इजाजत भी ले ली हुई है, तो अब परवेज इलाही साहब की भी इजाजत दी जा सकती है। और अगर परवेज इलाही के घर पे 2 दफा रेड हो सकता है, पुलिस दीवारें
उनके घर में दाखिल हो सकती है तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो कौन से को इतने अचंभे की बात होगी। जो इस वक्त हालात है मुल्क में, उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल हो सकती है। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, दोनों सूरतों में नुकसान खरबूजे का है। ये इलेक्शन आज करवाएं या ये इलेक्शन कल करवाएं, ये इमरान खान को पकड़े, मारे, ठोके, कुछ भी कर दें, इनके पास फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं है। ये आपके सामने सुरखुरी नहीं हो सकते अब इतनी आसान। अच्छा अमीर, ऐसा भी है कि पिछले 10 महीनों में जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, अप्रैल से लेकर अब फरवरी 2023 आ गया है, अगर 100 ऑडियो लीक सामने आई हैं तो उनमें से जो 90% हैं वो एंटी पीटीआई हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो सलाहियत जिन लोगों के पास है वो अभी भी इस सलाहियत का इस्तेमाल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि मैं समझता हूं, मैं समझता नहीं हूं, मैं यकीन से ये कह सकता हूं कि इसी तरह से हो रहा। सिर्फ 2 ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में जिनके पास ये सहूलत है कि वो मेरी, आपकी या नबिया की कॉन्वर्सेशन को टैप कर सकते हैं। सिर्फ 2 इदारे। उनमें से एक इदारा तो बिल्कुल सिविलियन इदारा है जो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के मातहत होता है। दूसरा भी कहने को प्राइम मिनिस्टर के मातहत होता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर से बहुत ताकतवर इदारा है। तो किसी के पास तो भाई साहब ये ताकत है नहीं कि वो किसी की ऑडियो टैप करे। और दिलचस्प बात है कि ना तो ऑडियो कोई जनरल फैज की सामने आ रही है, ऑडियो कोई जनरल बाजवा की सामने आ रही है, ना ही कोई ऑडियो राहिल शरीफ के सामने आ रही है, ना ही कोई ऑडियो जहीरुल इस्लाम के सामने आती है, ना ही शुजा पाशा के सामने आती है। ये कमाल है कि ऑडियो इन्हीं बेचारों के सामने आती है, इन्हीं जजेस के सामने आएगी, इन्हीं सियासतदानों के सामने आएगी, किसी और की ऑडियो या वीडियो सामने आती। कभी देखिए आपने? अच्छा, लेकिन अमीर, अभी जो इल्जाम सारा लगाया जा रहा है, खासकर कल की ऑडियो लीक्स के हवाले से, वो अगेन इल्जाम लगा है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब पर। उन्होंने भी कहा है कि आप कर लें, तहकीकात कर लें, इन्वेस्टिगेट कर लें, फिर जिसने लीक की होगी वो सजा का हकदार भी होगा। अच्छा, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि खान साहब की जब भी स्पीचेस, तकारीर हैं, उसमें वो साबिक जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनका जिक्र करते हैं। दूसरी जानिब उन्होंने भी इंटरव्यूज का जो सिलसिला उसका आगाज किया है और वो भी ये बता रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे शवाहिद मौजूद है, बहुत कंटेंट मौजूद है। आपको लगता है आने वाले दिनों में मजीद चीजें मंजर आम पर आने वाली हैं? देखिए, बहरहाल हो सकता है इमरान खान साहब ने भी कोई काउंटर चेक लगा रखा हो बाजवा साहब के ऊपर। और मैं आपको बताऊं, बाजवा साहब जो है वो बड़े लूज कैनन थे। जी, अमीर अब्बास हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, दोबारा उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपना एनालिसिस दे रहे थे, अब पॉलिटिकल करंट सिनेरियो है, खासकर जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला इस वक्त सामने आया। जी अमीर, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि बाजवा साहब जो है ना वो लूज कैनन थे और बाजवा साहब को अपनी जुबान के ऊपर काबू नहीं था। वो बहुत कैजुअल किस्म की गुफ्तगू किया करते थे। तो उन्होंने भी बहुत कुछ कहा होगा ना जो हमने भी उनकी जुबान से दू बदू बैठ सुना हुआ उनसे बहुत कुछ। तो फिर मुल्क का आज़म जो है बहरहाल वो भी देख रहा होगा कि मेरे साथ या मेरे खिलाफ क्या कुछ हो रहा हो सकता है बाजवा साहब के ऊपर भी उन्होंने कोई वॉच डॉग बिठाया हुआ हो जो बाजवा साहब के मामला भी देखता होगा। तो बेहतर तो यह है कि इस खेल को खत्म किया जाए, इस खेल को रोका जाए। अमीर अब्बास, जिस तरह से साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी को खत लिखा है जिसमें बाजवा साहब की जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं उनका नोटिस लेने का मुतालबा किया है और ख़ास तौर पर उनका वो जुमला हाईलाइट किया है कि हम इमरान खान को पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा समझते थे। तो आप समझते हैं कि बेशक प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ना हो, लेकिन सदर ममलिकत तो सुप्रीम कमांडर हैं अफवाज पाकिस्तान की और वाकई बाजवा साहब जैसा कि इमरान खान कह रहे हैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं अमीर। और क्या पाकिस्तान में अब एस्टैब्लिशमेंट ने वाकई फैसला कर लिया है कि वो अपने आप को पॉलिटिक्स से डिस्टेंट कर लेगी? अमीर, नहीं, कोई फैसला मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं आपके सामने कोई झूठ नहीं रखूंगा, आपसे बढ़ के आपके देखने वालों के सामने कोई ऐसा फैसला हमें नजर नहीं आता। जहां तक सदर का एक्शन लेने का ताल्लुक है वो तो कागजों में लिखा हुआ है यार, उस कागज की क्या औकात है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के वज़ीर आज़म जो है उनको कनपट्टी पे 2 छापड़ दे के बाहर निकाल दिया जाता है,
वज़ीर आज़म को लटका दिया गया, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में। नहीं, उसके बाद बहुत मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर लोगों ने पिछले साल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा है कि हमने मार्च 2021 के बाद मुदाखलत करना छोड़ दी है। अमीर, अब देखिए, अब आप मुझे लेके जा रहे हैं रेड जोन के अंदर, तो मेरे लिए तो मुश्किल हो सकती है आपके लिए भी। तो कोई मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही है कि चले ठीक है एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो खास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से कोर्ट को बताया गया कि जनाब आर्मी हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही है, गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दे रही है, अदलिया हमें आरओज नहीं दे रही है, तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, मैं इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं कर सकता हूं। फिर इस पर कमेंट कर दें, आई होप इट इज नॉट इनसाइड द रेड जोन। अमीर, अब तो वैसे वो भी हो चुका हुआ है, अब तो यानी तौहीने बिलावल पे भी सजा है, अब तो तौहीने इलेक्शन कमिश्नर पे भी सजा होती है यार। आप ये भी रेड जोन बन गया इस मुल्क में भाई, इस मुल्क में आप बात नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमीर। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। वसतुल्लाह खान का एक मुझे कॉलम याद आ गया है जिसमें उनसे किसी ने पूछा कि आप रेड लाइन क्यों क्रॉस करते हैं, कहते हैं यार हम रेड लाइन क्रॉस नहीं करते, हम सुबह जब उठते हैं सो के तो हमें पता चलता है कि रेड लाइन मजीद श्रिंक हो गई है। तो अब तो उनके खिलाफ ही बात नहीं हो सकती है, लेकिन बहरहाल कल उनको सही एक्सपोज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उनको साफ कह दिया गया वाज़े कि 90 डेज का मतलब है 90 डेज, देयर इज नो एम्बिग्विटी, कोई इबहाम नहीं है 90 दिन के अंदर। तो ये अगर किसी के ज़हन में कोई खन्नास है तो वो निकाल देगी 90 दिन के अंदर इलेक्शन। ठीक, अभी शॉर्ट कमेंट, इमरान खान आपको लगता है कि पीर को अब अदालत में पेश होंगे, आएंगे? मेरा ख्याल है वो होंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई जवाब है नहीं। अगर वो नहीं होंगे तो अगर कोर्ट कह देती, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी उनकी जमानत मुस्तरद कर चुकी थी, कोर्ट ने 6.5 महीने जमानत मुस्तरद कर दी थी, वो तो उसके बाद उनको फिर रिलीफ मिल गया ना उसके साथ ही। तो अगर वो अब करेंगे तो वो अपनी डिग्निटी को भी खराब करेंगे, वो प्रेसिडेंट सेट करेंगे, और वो जो आपको फर्क रखना चाहते हैं अपने में और अपने साथी सियासतदानों में, वो फर्क मिट जाए। अब देखिए कल सारा दिन नून लीग ने उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा बनाया कि ये अदालतों से भाग गया, ये जेलों से भाग गया, ये भगौड़ा है, ये बीमारी का बहाना बना रहा है। तो अगर वो ये काम करते नहीं पेश होते तो फिर तो उनमें नवाज शरीफ पे कब रह जाएगा। नवाज शरीफ भी बीमारी का ड्रामा बना, लेकिन अमीर अगर इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि अगले इलेक्शंस में वो लैंडस्लाइड मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, राइट? वो बिल्कुल, उसमें कोई शक। देखिए एक बात बता दूं, जब रावलपिंडी में इमरान खान साहब ने आज से 3 महीने पहले एक जलसा किया था, जब उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च खत्म किया, अपने इस वाकये के बाद लाना हमला हुआ, इमरान खान लाहौर से, जमान पार्क से रावलपिंडी पहुंचे थे, याद है आप लोगों को? इसी गोली के साथ, गोली जख्मी शुदा टांग के साथ। आज तो फिर भी जख्म कुछ मुंतमिल हो गया होगा ना, उस वक्त तो जख्म भी खरा था, लेकिन वो पहुंचे थे। भाई आप जमान पार्क से उठ के, अच्छा जमान पार्क और लाहौर हाई कोर्ट वार्ड रोड के 2 सिरों के ऊपर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ अभी अवैस ने आपसे सवाल किया और आपने भी इशारा किया। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। अवैस, 2 बड़ी हैपनिंग हो सकती है जिस तरह से जो आपने सवाल पुट ऑन किया अमीर से कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती तो ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है वो इलेक्शन में किस तरह से आएगा, और दूसरा ये कि जो नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रैटेजी है या जो हिकमत अमली है या जो सियासत है, तो ये 2 बड़ी हैपनिंग है, ये हमारी सियासत पर बराह रास्त असर के क्या नतीजे जाते हैं ये वक्त बताएगा। एग्जैक्टली, जब मरियम नवाज से कहा जाता है कि आप पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा रही हैं तो वो कहती है ये मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन जब उन्होंने प्रोटोकॉल लेना होता है तो तब उनकी हुकूमत होती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर। नाज़रीन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स पर, क्योंकि हम जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले हालात जैसे भी हों इकोनॉमी के, लेकिन जो रोमन ग्लैडिएटर्स थे वो रोमन कॉलोसियम के अंदर लोगों का दिल बहलाया करते थे। अब और रोमन ग्लैडिएटर्स की जगह हमारे पास कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं, पेशावर ज़ल्मी हैं, कराची किंग्स है। पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसके मैचेस जारी हैं, धमाकेदार मैचेस जारी हैं, और अब रोज देख रहे हैं तो जो फेवरेट टीम होती है ना वो
हार जाती है। उसने कसम खाई है ना हार जी ना जीत। तो कराची किंग्स के हवाले से कल बात हो रही थी कि कराची किंग्स बड़ी तगड़ी टीम है और ऑब्वियसली है भी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड भी एक तगड़ी टीम है। और कल हमने देखा कि 174 रन्स का जो हदफ है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। तो इस मैच के ऊपर और आज के होने वाले मैच पर तज्जिया लेते हैं, एनालिसिस लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज इमरान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इमरान, कैसे हैं आप? और पीएसएल के मैच, एंटरटेनिंग मैच जारी है, इस्लामाबाद कल जीत गई है, क्या कमेंट करेंगे? बात करेंगे हाफिज इमरान से, दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैचेस का पीएसएल का जनाब सिलसिला जारी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल पहला मैच था जिसमें उसको शिकस्त हुई है। कराची किंग्स से पहले जो पहला मैच था उसमें भी 2 रन्स का 2 के मार्जिन था, उन्होंने अच्छा पावर प्ले दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद टाइम उनका नहीं था, शिकस्त हो गई। जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो एक ऐसा हमारे पास एक एम्ब्रियो बन गया है जहां पर हमारे पास बड़े जबरदस्त बॉलर्स, बड़ा जबरदस्त टैलेंट सामने आ रहा है। को देखिए, इस वक्त दुनिया क्रिकेट की जो नजरें हैं वो सानुल्लाह पर है। उन्होंने जितने कम रन्स देकर 5 विकेटें दी हैं, तो बहुत सारा रॉ टैलेंट मेरे ख्याल से कि जैसे के मैचेस आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे, हमें उस तरह से जो मजीद टैलेंट या खिलाड़ी है वो देखने का मौका मिलेगा। और जिस तरह से नजम सेठी साहब ने ऐलान किया है कि अगले साल से हम कोयटा के अंदर भी जाएंगे, हम पेशावर के अंदर भी जाएंगे, और ये बात बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो क्रिकेट को लेकर पूरे पाकिस्तान को यूनाइट कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात जैसे भी हों, क्रिकेट एक ऐसी एंटरटेनमेंट है जिससे जो लोग हैं बाकायदा कनेक्ट करते हैं, अपनी टीम्स को ओन करते हैं। अच्छा, बड़ी बात बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भारत है वो भी अब पीएसएल की तारीफ कर रही है और जो भारतीय कमेंटेटर और साबिक क्रिकेटर है आकाश चोपड़ा, उन्होंने भी पाकिस्तान की पीएसएल की तारीफ की और बोला कि सेकंड, ऑब्वियसली जो फर्स्ट लीग उन्होंने बोला कि नंबर 1 लीग हमारी आईपीएल उन्होंने कह रहा है, लेकिन सेकंड उन्होंने बोला कि जो इस वक्त सुपर लीग है वो दैट इज पीएसएल, जो कि नजम सेठी साहब कहते हैं कि हम इसको दुनिया की सबसे नंबर 1 क्रिकेट लीग बनाएंगे। तो बहरहाल जैसा कि अवैस ने जिक्र किया कि बहुत सारा रॉ टैलेंट भी हमें देखने को मिल रहा है, बहुत सारे एंटरटेनिंग मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं। और अवैस इस स्ट्रेसफुल टाइम में जब पेट्रोल प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी हैं, मुल्क की मईशत आप देखेंगे कितना बहरान का शिकार है, सब्जी आटे का बहरान है, कीमतें जो है वो इतनी बढ़ चुकी हैं। और ऐसे में पीएसएल के अंदर जो स्टार्स के नखरे हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। हम देखते हैं कि मोहम्मद आमिर किस तरह से अमाद वसीम बहुत वायरल हुआ, मोहम्मद आमिर का तो बहुत वायरल हुआ बहुत ज्यादा। और खासतौर पर नबिया वो जो सोशल मीडिया पर मीम्स हैं, वो सोशल मीडिया पर लोग इतनी इंटेलिजेंट मीम्स बनाते हैं कि उनको देख के बंदा दंग रह जाता है। यार इनके दिमाग में ये बात आई कैसे? अनवार कह रहे अरे आयशा कोई मसला नहीं है, हिसाब बराबर कर लिया आपने। तो बहरहाल आज के मैच के हवाले से जो कल रात मैच हुआ है, हम स्कोर बोर्ड भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो खैर आगाज हुआ है, सिर्फ 4 मैचेस हुए हैं, काफी सारे मैचेस होना बाकी हैं। पीएसएल के मैच के ऊपर हम एनालिसिस तज्जिया आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के साथ हैं फिर प्रोग्राम में सेगमेंट्स को और तज्जियों को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर और जनाब पाकिस्तान सुपर लीग से अपडेट ये है कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 विकेटों से कराची किंग्स को हराया है। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि हाफिज इमरान से बात करने के लिए नबिहा से बिल्कुल हाफिज इमरान साहब, कराची किंग्स 2 मैचेस अपने जनाब हार गई, क्या कमेंट करेंगे कल के मैच पर? देखिए कराची के नुक्ता निगाह से कोई अच्छा नहीं है क्योंकि उनका गुज़िश्ता सीज़न भी उनको नाकामियों का सामना करना पड़ा था और इस मरतबा भी दोनों मैचेस में उन्होंने पहले मैच में 199 रन्स उनकी बॉलिंग को हुए और दूसरे मैच में भी लगभग आप देखते हैं कि अगर वो पूरा मैच खेलते या 20 ओवर्स का गेम उनके खिलाफ होता तो रन्स कराची के खिलाफ उतने एक मरतबा से फिर हो सकते थे। तो कराची के लिए कुछ अच्छा नहीं है, उनकी बॉलिंग की खामियां बड़ी खुलकर सामने आई हैं। मोहम्मद आमिर एक तरफ से कल उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छे रिदम में भी नजर आए थे पहले मैच की निस्बत, लेकिन इससे बेहतर भी वो हो सकते हैं और इससे बेहतर बॉलर हैं वो जो जिस खेल का वो मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा इमरान, कराची की टीम इससे पहले फेवरेट टीम भी पीएसएल के लिए कही जा रही थी कि कराची की टीम तगड़ी टीम है, एंड तक जाएगी और पहले भी कराची की टीम पावर प्ले का मुजाहरा कर चुकी है। क्या वीकनेस आप देख रहे हैं 2 मैचेस में, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही है
क्या वीकनेस है, कहाँ पे कमी होगी, क्या गलती हो रही है? देखिए, एक तो उनकी बैटिंग अभी तक वो उस शर्जील खान के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं पहले इब्तदाई ओवर्स में, वो अपनी पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैथ्यू वेड के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है कि वो कुछ तेज़ बैटिंग करेंगे, जारहाना अंदाज से खेलेंगे, हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हैदर अली भी कल के मैच में उन्होंने एक निस्फ सेंचुरी स्कोर ज़रूर की, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट के साथ उनको खेलने की ज़रूरत थी, जिसकी कराची को ज़रूरत है, उसमें नाकाम रहे। तो बैटिंग में भी उनके मसाइल हैं। और फिर नंबर 4, 5, 5, 6 पे अगर आपके ऑलराउंडर्स शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको यकीनी तौर पर मसाइल का सामना रहता है। तो उनकी बैटिंग भी अभी तक अपनी ट्रू पोटेंशियल के ऊपर खेल नहीं पा रही। और फिर दूसरी तरफ जो बड़े संजीदा किस्म के मसाइल हैं वो उनकी बॉलिंग के ऊपर हैं। मोहम्मद आमिर हैं और उनके साथ कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, कोई जेन्युइन पेस नहीं है, जैसे आपको एहसानुल्लाह नज़र आते हैं मुल्तान में, जैसे हारिस और शाहीन नज़र आते हैं आपको लाहौर में। तो उनके पास इस किस्म के भी उनके मसाइल हैं उनके बॉलिंग के। स्पिन बॉलिंग का अगर डिपार्टमेंट देखते हैं तो कराची को वहां भी संजीदा किस्म के मसाइल हैं। तो हाफिज इमरान, आप क्या समझते हैं कि कराची किंग्स की जितनी खामियां आपने गिनवाई हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतने के बावजूद आपको उनके खेल में भी कोई कमी नजर आई? और इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि पीएसएल के खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी तवज्जो खेल पर रखनी चाहिए, कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहिए। इन पर अलग अलग कमेंट कीजिएगा। इमरान, देखें, सबसे पहले जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से आपने सवाल किया, उनकी एक ट्रेंड है, उनका एक पैटर्न है पीएसएल खेलने का पहले सीजन से लेकर अब तक। वो अपने टॉप ऑर्डर में जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनको लेते हैं जो कि हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। इस एडिशन में भी उनकी वही रवायत बरकरार है। कल को आप देख लें, जैसे स्टर्लिंग आउट हो गए, लेकिन वो बड़ी जारहाना अंदाज से खेलने में महारत रखते हैं। फिर आप देखते हैं कॉलिन मनरो, तो उन्होंने जिस तरह से इनिंग्स को अप्रोच किया, वो बड़ा उन्होंने कराची के पास कोई रास्ता छोड़ा नहीं था। तो उनकी जो टॉप ऑर्डर है, उनके मिडल ऑर्डर में, मतलब आप उनके तमाम बल्लेबाज देखते हैं तो वहाँ पर आपको हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले बल्लेबाज नजर आते हैं। खुद उनके कप्तान भी बहुत अच्छे हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उनकी जो बैटिंग है वो बड़ी अच्छी है और उसके साथ साथ उनके बैटिंग में डेप्थ भी है। जैसे आजम खान कल खेले, शादाब खान है, फहीम अशरफ हैं, आसिफ हैं, तो आपको एक के बाद एक ऐसा बल्लेबाज मिलता है कि जो 10 की स्ट्राइक रेट अगर चाहिए उनको, 10 का रन आउट चाहिए, तो वो उसको कर सकते हैं। ठीक है इमरान, जिस तरह से मैचेस का आगाज हो चुका है, सानुल्लाह का भी आपने जिक्र किया, हमने भी देखा कि बहुत शानदार उन्होंने मैच प्ले किया। मजीद आप कौन सा रॉ टैलेंट देख रहे हैं इस बार पीएसएल में? मजीद खिलाड़ी भी आई एम श्योर कि जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे तो नजर आएगा। अच्छा, दूसरे जानिब जो एक एग्रेसिव मोड में हमें मोहम्मद आमिर भी नजर आए हैं, मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब आप खेल के मैदान में हैं तो खिलाड़ी अपने जोश और जज्बे का इजहार करते हैं। अब ये वहां पर मतलब ना विकेट लेने के बाद किसी को हार पहना सकते हैं और ना छक्का लगाने के बाद किसी को कहते हैं जी एक मेरे तरफ से टॉफी ले ले। ये डिबेट में जरूर रहती हैं चीजें कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। फास्ट बॉलर्स जो हैं वो एग्रेशन उनमें होता है, कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। और फास्ट बॉलिंग का हुस्न ये है, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं ना, शुएब अख्तर को देखें, वो जब वो बॉलिंग किया करते थे तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होता था, वो किस तरह से बल्लेबाज के ऊपर जाके अपने तासुरात का इजहार करते थे। नहीं हाफिज इमरान, मैं असल में आपको यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगा कि पीएसएल के अंदर जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, वो अपनी तवज्जो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट पर रखते हैं। तो क्या जो बकिया पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं पीएसएल के, वो इन लोगों से कुछ नहीं सीख सकते? इमरान, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? कंट्रोवर्सी से मुराद आपकी क्या है? आप क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी? आप किसको कह रहे हैं? जी इमरान, मैं ये पूछ रहा हूं कि कंट्रोवर्सी आप किसको कह रहे हैं? मतलब आपकी कंट्रोवर्सी जब आप कह रहे हैं तो उससे मुराद क्या है? उससे मुराद ये है कि जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है, अमाद वसीम की सामने आई है, उससे पहले मोहम्मद आमिर ने भी, के खिलाड़ी हैं ना जी, उनको आजादी इजहार का हक हासिल है, वो बात ना करें। अगर उनको पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कोई एक चीज गलत लगती है तो क्या वो सब गूंगे बहरे हो जाएं? मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्लेयर्स होते हैं, हम एट टाइम ये भी गिला करते हैं कि यार खिलाड़ी बोलते नहीं है। पाकिस्तान में 4 साल तक क्रिकेट तबाह हो गई,
लोगों को ये गिला रहा कि जो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक थे वो बोले नहीं हैं। और अगर इबाद वसीम अगर कोई बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाए कि वो ना बोलें, अपने ख्यालात का इजहार ना करें। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान का कप्तान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या चीफ सेलेक्टर अच्छी सिलेक्शन नहीं कर रहा तो वो खामोश हैं। क्या शुएब मलिक ने यारी दोस्ती का ट्वीट नहीं किया था? तो इसमें क्या बुराई है? मतलब जो वो कहना चाहते हैं वो क्यों ना कहें। अगर आपको आज अगर बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप में खेलने के लिए गया था, जिस मिडिल ऑर्डर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने मुंतखब किया था वो तो सारा बेंच पे बैठा रहा, तो इसमें कंट्रोवर्सी तो नहीं है। ये आजादी। इमरान मुझे ये बताइएगा कि इससे जो पीएसएल का जो एंटरटेनमेंट एलिमेंट है वो पीछे बैकग्राउंड में चला जाता है और पॉलिटिक्स जो है वो सामने आ जाती है। अगर किसी खिलाड़ी को पीसीबी से कोई शिकायत है, उसकी मैनेजमेंट कमेटी से कोई शिकायत है, तो वो क्या पीसीबी को पब्लिकली क्रिटिसाइज करके अंडर प्रेशर लाने में कामयाब हुआ है, टीम में वापस आने में कामयाब हुआ है? और अगर हुआ है तो मुझे कोई एग्जांपल दीजिएगा। देखिए, टीम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो वो भी टीम में वो भी आ जाते हैं जो घर बैठे होते थे कप्तान बन जाते हैं। इसकी कई एक मिसालें हैं, टाइम मुख्तसर है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई खिलाड़ी अपने ख्यालात का इजहार करता है, वो टीम में वापस आना ना आना उसका मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने तय करना है। उसका फैसला उनकी कारकर्दगी ने करना है कि क्या अगर वो बेहतर खेल का मुजाहरा करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो बेहतर खेल का मुजाहरा नहीं करेंगे तो वो टीम में नहीं आएंगे। और अगर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्या इंतजाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान की सिलेक्शन पर तनकीद नहीं करते हैं, क्या शोएब अख्तर नहीं करते हैं? क्या इमरान हम जरा पीएसएल की बात कर लेते हैं, मैच की बात कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा बहुत रश रहा, स्टेडियम में शायकीन की भरमार रही, लेकिन कल कदरे हमें मैच में क्रिकेट शायकीन थोड़े से कम तादाद में दिखाई दिए। क्या आप वजह समझ रहे हैं कि लोगों ने जो कल कम तादाद में लोग पहुंचे स्टेडियम, टिकट का बहुत महंगा होना आप समझते हैं या कोई और वजह है? देखिए, बात यह है कि जहां तक टिकट का ताल्लुक है, सिनेमा की टिकट अगर महंगी होती है तो उस पर तो कभी कोई बात नहीं करता है। अगर सिनेमा आप जाते हैं तो तफरी के लिए जाते हैं, आपको टिकट खरीदना पड़ता है। लेकिन आप अपनी ये ज़रूर है कि अगर रकम उसकी ज़्यादा है, टिकट की कीमत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर एक डिबेट ज़रूर हो सकती है। लेकिन जिसने तफरी लेनी है, जिसने क्रिकेट मैच देखना है, तो क्या उसको मुफ्त तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं दे सकता ना? ये जो करोड़ों अरबों के अखराजात आते हैं वो कहाँ से पूरे होने हैं? ये एक रेवेन्यू का बड़ा जरिया है जो गेट मनी होती है। गेट मनी एक बड़ा जरिया होती है। और जब शुरू में पाकिस्तान पीएसएल शुरू हुआ था तो जो लाहौर में 3-4 मैचेस हुए थे ना इब्तदाई तौर पर, उसकी जो गेट मनी थी वो यूएई में खेले जाने वाले तमाम मैचेस से ज्यादा थी। इसकी इतनी वैल्यू है। हाँ, अब कल बच्चों के लिए उन्होंने 50% कम की है। बिल्कुल, और स्टूडेंट्स के लिए भी नजम सेठी ने कहा है कि उनके लिए भी उनको भी रिलीफ मिलेगा। अच्छा, आज जो मैच होना है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, कौन सी टीम का पलड़ा भारी आपको लग रहा है? कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है? देखिए, मुल्तान की जो बॉलिंग है वो निस्बतन बेहतर है पेशावर ज़ल्मी से। मुल्तान की बॉलिंग निस्बतन बेहतर है पेशावर ज़ल्मी से। और लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देख, और उनके पास बैटिंग में आपको कदरे चीज़ें एक सी नज़र आती हैं। अगर बाबर आजम हैं और उनके पास बैटिंग में अच्छी चीज़ें मौजूद है। लेकिन एहसानुल्लाह ने जिस तरह से पहले 2 मैचेस में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ उनको ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले, लेकिन जिस तरह की जारहाना गेंदबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया, उन्होंने बैट्समैन की सलाहियत को चैलेंज किया और उनको कहा कि ज़रा आएँ और खेलें ज़रा तेज़ किस्म की बॉलिंग। तो उसके बाद जब वो अगले मैच में आए जिसमें उन्होंने क्वेटा के 5 आउट कर दिए, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए कि उनके किस तरह से टैकल करते हैं। लेकिन एक उनको फ़ायदा ये ज़रूर है कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जब बाबर अगर इनिंग्स को लंबा कर जाते हैं तो बाबर के लिए इतनी पेस को खेलना उतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। वो टैकल कर सकते हैं, वो उसकी पेस को आप ये कह सकते हैं कि उनका जो असर है उसको ज़ायल करने में किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। जब वो क्वेटा के खिलाफ खेले थे तो वहां पर ये वाली सूरत हाल नहीं थी। क्वेटा वाले बहुत जल्दी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज इमरान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और मैच के ऊपर जो तज्जिया था वो सामने रख रहे थे। आज का मैच देखना है कि कौन सी टीम जीती है। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक के बाद हेडलाइंस, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अब प्रोग्राम में जिक्र करेंगे मुल्की इकोनॉमी के हवाले से जो कि इस वक्त बहरान का शिकार है। अच्छा उवैस, इक़्तिदार में आने से पहले जो पीडीएम था उसका मौक़िफ़ ये था कि हम आएंगे तो हम ये तब्दीली ले आएंगे, हम और एग्जैक्टली मिफ्ता इस्माइल को हटाने का मकसद भी इसहाक डार साहब जब आ रहे तो एक ऐसी वाइब क्रिएट की गई कि इसहाक डार साहब आएंगे और जैसे कि वो लंदन से जादू की छड़ी हाथ में लेकर आएंगे और सब कुछ रातों रात मुल्क में इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से अब आवाम पर टैक्स की भरमार की जा रही है, IMF के साथ खासकर जो पाकिस्तान का प्रोग्राम हुआ है और जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस वक्त जितनी बढ़ चुकी है, हर शख्स इस वक्त महंगाई की ही दुहाई देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो मौजूदा हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। और वैसे इसमें अनफॉर्चुनेट बात यह कि जो मौजूदा हुकूमत है वो सारा खुमियाजा PTI की गवर्नमेंट पर डाल रही है और जो PTI की गवर्नमेंट है वो मौजूदा हुकूमत पर हालांकि बिल्कुल सही कहा जा रहा था इससे पहले कि इन हालात में PDM को हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए थी, क्योंकि अब इन हालात का जो सबसे ज्यादा सियासी फायदा होगा वो इमरान खान को होगा। अब आपको इमरान खान के दौर की तमाम महंगाई भूल चुकी है, आपको वो तमाम फैसले भूल चुके हैं जिसके अंदर इमरान खान ने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया, गैस प्राइसेस में इजाफा किया, बिजली की कीमत में इजाफा किया। अब वो सारे जो गुनाह हैं वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सर पर हैं और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में अगर इकोनॉमी अपने आप को बेहतर नहीं करती है तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा खतरा होगा। हुकूमत है इसके पास क्या स्ट्रेटजी है? जून तक का वक्त मांगा गया है कि जून के बाद जो मुल्की हालात है वो बेहतर हो जाएंगे, वो ठीक है, बस किसी तरीके से जून तक का वक्त निकालें, जुलाई तक का। अच्छा ये आपको नहीं लगता कि हम कब से सुनते चले आ रहे हैं कि 6 महीने और 6 महीने और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई रिलीफ नहीं होता। पेट्रोल प्राइसेस जितनी बढ़ चुकी हैं ये कैसे रिवर्स होंगी? जो घी की कीमत इतनी बढ़ चुकी है, आटे की कीमत इतनी बढ़ चुकी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड जिनसे हमने आज़ादी ली है उनके पास टोटल 45 सरकारी गाड़ियां हैं और पाकिस्तान में टोटल 70,000 सरकारी गाड़ियां हैं। पेट्रोल है, फ्री पेट्रोल है, 85 लाख लीटर फ्री पेट्रोल जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान राना सनाउल्लाह इसहाक साहब ने कहा है कि हम जो शाखी अखराजात है वो भी कम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये एक सवाल है कि आखिर वो कब होगा। आबिद सुलहरी साहब माहिर मईशत हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे बात करते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। पाकिस्तान ने कल IMF के जो 23 प्रोग्राम है वो लिए हैं, क्या आप समझते हैं कि ये मुआहिदा कितना मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए, कितना टफ हो सकता है? स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो तो होपफुली अगले हफ्ते हो जाना चाहिए, जो कि कमोबेश जो प्रायर कंडीशन थी वो मेनली मान ली गई। अब 2 चीजें रह गई हैं, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है यानी शरह सूद उसमें इजाफा और दूसरा कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो दोस्त ममालिक हैं उनके डॉलर्स के बारे में या तो पाकिस्तान से उससे एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाने से पहले दोबारा से डिपॉजिट्स ले या उनसे इंश्योरेंस ले कि एक दफा हम IMF में चले गए तो वो अपने डॉलर्स हमें दे देंगे। तो ये 2 चीजें हैं जिन पे किस वक्त काम हो रहा है और मोस्ट लाइकली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड की शराइत पूरी करने के लिए देखना होगा कि सऊदी अरेबिया, चाइना और UAE इनके साथ पाकिस्तान कितनी जल्दी बातचीत जो है वो तय कर लेता है। अच्छा आबिद सुलहरी साहब, IMF की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि जो नॉन डेवलपमेंट अखराजात हैं उन्हें कम किया जाए, जो ख़ास तौर पर ये भी मुतालबा किया गया कि कुछ मखसूस हिस्सों को छोड़कर जो तमाम सरकारी अफसरान हैं अपने असासे डिक्लेयर करें। लेकिन जितनी मर्जी IMF की शराइत हों, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी के जो शाही अखराजात हैं, उनका जो VIP प्रोटोकॉल है, उनके जो मिनरल वाटर का इस्तेमाल है, उनके जो बिजली के फ्री यूनिट्स हैं, फ्री पेट्रोल है, जो इनकी इवन सरकारी गाड़ियां हैं, हमारे हमसाया मुल्क के जो सरकारी अफसरान जो हैं उनके इक्वल सरकारी अफसरान, उनकी सरकारी गाड़ियां उनसे बहुत नीचे के लेवल की हैं। तो ये सब कुछ IMF को नजर नहीं आता सुलहरी साहब? देखिए, एक तो ये कि जो ब्यूरोक्रेसी के सासे डिक्लेयर करने किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा, 17 से लेकर ग्रेड 22 तक सबके सासे जो हैं वो ओपनली डिक्लेयर हो रहे होंगे। सो इसमें किसी की इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है। IMF आपको ये नहीं कहता कि किसी खास तबके को उसके अखराजात बंद कर दे या उसके ज्यादा कर दे, वो कहता है कि आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं या आप अपने रेवेन्यू बढ़ा लें और अपने अखराजात जारी रखें या अपने अखराजात कम कर दें। हमारे केस में हमें अपने अखराजात भी कम करने हैं, हमें अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना है। और ये अगर IMF हो या ना हो,
ये जाहिर है कि हम टैक्स टू जीडीपी रेशो देखें, अगर हम ये देखें कि सारे टैक्सेस हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए वसूल कर रहे हैं, जिसमें से उन लोगों से भी वसूल किए जाते हैं। लेकिन आप अब आबिद साहब में जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, इसकी आप हिकमत अमली किस तरह से देख रहे हैं? कितनी स्ट्रांग आपको लग रही है? IMF का प्लान कोई हमने पहली बार नहीं लिया, इससे पहले भी IMF के प्लान के साथ पाकिस्तान मुंसलिक रहा है, लेकिन एक ही तरीका हमेशा इस्तेमाल किया जाता है और वो है कि GST यानी कि टैक्सों की भरमार अवाम पर कर दी जाती है। क्या इसके अलावा कोई हिकमत अमली हुकूमत के पास नहीं रही? देखिए, ये 23वां प्रोग्राम है और सदर अयूब खान से लेकर शहबाज शरीफ तक हर एक IMF में गया है। और बदकिस्मती से जैसा मैं पहले कह रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही हर हुकूमत का जोर होता है कि GST के जरिए इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए जाएं, जो कि कंजम्पशन टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है। यानी आपका ड्राइवर भी वही उतने का ही उसको वो टूथपेस्ट मिल रहा है जितना का आपको मिल रहा है, वो उसको भी वो साबुन, नमक, वो बाकी चीजें उतनी GST उतना ही देना पड़ रहा है जितना आपको देना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल एक दुरुस्त तरीका नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से यही तरीका है पाकिस्तान में कि हर हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्स जो है वही लेती है। डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो हमारे यहाँ काफी कम होती है और स्पेशली जब आपको ओवरनाइट टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो उसमें तो फिर यही एक तरीका बचता है। ठीक है आबिद साहब, जो इदारे लॉस में हैं इस वक्त, आप क्या समझते हैं कि उनको प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जाता? फॉर एग्जांपल PIA या रेलवे जो कि खजारे में है इस वक्त। दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जब भी किसी पार्टी ने, किसी हुकूमत ने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, उसकी अपोजिशन ने अपोज किया। शौकत अजीज के जमाने से देख लीजिए, जब स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना था, बारी बारी तमाम जो जमातें हैं वो हुकूमत में आ चुकी हैं, उन्होंने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की और बाकी तमाम जमातों ने उनकी मुखालफत की। तो एक तो ये एक सियासी रंग फौरन इख्तियार कर जाता है कि लोगों को ले ऑफ कर दिया, उनको घरों के चूल्हे बंद कर दिए वगैरह वगैरह, जो कि जाहिर है उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। दूसरा ये कि इन लॉस मेकिंग अदारों को लेगा कौन, यानी उसके साथ उनकी लायबिलिटीज भी तो होंगी। तो अब वो जो लायबिलिटीज हैं उनको कहाँ पे पार्क किया जाएगा, तो उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइवेटाइजेशन हर मसले का नहीं होता। कहीं आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाना होता है, कहीं आपको पब्लिक फाइनेंसिंग जो है उसके लिए इदारे को बेहतर बनाना होता है। आबिद सुलेरी साहब, जो कि जिस तरह से कोर्ट ने भी रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर से खाद की स्मगलिंग हो रही है, गंदम की स्मगलिंग हो रही है, डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, और इस स्मगलिंग को भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काबू करने में नाकाम रही है, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि वो ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान बहुत ज्यादा दोस्ती का दावा करता है, उन ममालिक ने पाकिस्तान की इन हालात में मदद क्यों नहीं की? सुलेरी साहब देखिए, मदद तो इसलिए ममालिक जो है वो इंडिविजुअल्स की मदद नहीं करते, वो हुकूमतों की मदद करते हैं। और जिस मुल्क में आपको ना पता हो कि कल हुकूमत किसकी होगी, वहाँ पे लोग वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करते हैं। यानी ये मदद इमरान खान साहब को भी आखिरी 1-2 महीने में नहीं मिली थी, जब उन्होंने चाइना और सऊदी अरब का दौरा किया था, उनको भी उन्होंने तसल्ली करवा दी रोल ओवर की, लेकिन रोल ओवर नहीं दिया। और ये मदद जो है ये अब शहबाज हुकूमत को भी नहीं मिल रही, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5-7 माह वो रहा पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो जब आपके दोस्त वाले को मालूम ही नहीं कि हुकूमत जो है 2 महीने बाद किसकी होगी, तो वो उसमें आगे नहीं आएंगे, वो वेट करेंगे। लेकिन सुलेरी साहब, इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट तो ये भी है ना कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में हुकूमत सिर्फ एक ही है और हुकूमत एक ही कांस्टेंट रहती है, सिर्फ उसका जो जाहिरी शक्ल है वो तब्दील हो जाती है। वो कांस्टेंट भी नहीं थी ना, आपकी उस पर भी कंट्रोवर्सी चल पड़ी थी पिछले पूरा जो था साल के एंड पे, तो उस पर भी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वहाँ पे चेंज आएगी नहीं आएगी, कौन होगा। तो वेट एंड सी जो है ये हम अपने दोस्त मालिक के साथ, जब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आती, दोस्त मालिक रिलक्टेंट थे। अब IMF प्रोग्राम में आने के बाद जब उनको मालूम होगा कि पाकिस्तान एक IMF डिसिप्लिन में है, तो शायद वो कुछ एश्योरेंस दे दें या कुछ रोल ओवर कर दें। तो ये भी देखना होगा कि IMF के साथ क्या फाइनल क्या होगा उसका बोर्ड पे जाने से पहले। जहाँ तक स्मगलिंग का ताल्लुक है, तो ज़ाहिर अफगानिस्तान में हमेशा से स्मगलिंग होती चली आ रही है और ये मिली भगत से होती है। जब वहाँ पे रेट जो है वो ज़्यादा होता है, डॉलर्स में होता है, तो यहाँ से गंदम भी जाती है, यहाँ से फर्टिलाइज़र भी जाती है। इसमें कुछ तो जो हमारी बॉर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कुछ वहाँ पे वीकनेस है, पोरस बॉर्डर का फ़ायदा उठाते हुए उधर से स्मगलिंग होती है।
तो स्मगलिंग को रुकना चाहिए। जाहिर है कि अगर पाकिस्तान में इन चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, आटा जो है बहुत महंगा मिल रहा है और गंदम अगर अफगानिस्तान जा रही है, तो दिस इज़ नॉट हाउ गवर्नेंस शुड बी डन। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा उसको देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद सुलेहरी, माहिर मईशत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जो एक इस वक्त बिगाड़ वैसे हम देख रहे हैं हमारी मुल्की मईशत में, उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। कुछ भी कहा जाए, किसी पर भी इल्ज़ाम इस वक्त लगाया जाए, लेकिन जो सारा इस वक्त खुमियाजा भुगतने वाले हैं वो अवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं जो तबाहकुन ज़लज़ला आया तुर्किया में और शाम में, जिसने एक बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। हमने देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़लज़ला ज़दगान से इजहार यकजहती के लिए अब तुर्किया पहुंच गए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुसूसी तैयारे ने तुर्किया के अंकारा एयरपोर्ट पर लैंड किया। वहां पर तुर्किया के हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द जो अंकारा एयरपोर्ट पहुंचा, उनका इस्तकबाल किया गया। और ऑब्वियसली एक मुश्किल घड़ी है, एक मुश्किल वक्त है तुर्की के लोगों पर, और इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म वहां पर इस वक्त पहुंचे हैं। बिल्कुल अभी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनता हुआ आपसे एक सवाल करूंगा कि पूरी दुनिया ने एड भेजी है तुर्किया में, पूरी दुनिया ने एड भेजी है सीरिया में, लेकिन क्या पूरी दुनिया में से कोई हेड ऑफ द स्टेट तुर्किया पहुंचा है? क्योंकि ऐसे में जरूरत इस बात की होती है कि हमारे उनसे ताल्लुकात मुख्तलिफ हैं और हमें लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान और तुर्किया के जो ताल्लुकात हैं वो इस लेवल पर हैं कि पाकिस्तानी वजीर आजम का जाना वहां पर एक गुड जेस्चर था। बिल्कुल गुड जेस्चर था, और मुश्किल का ये टाइम है, कुदरती एक आफत है और बड़े पैमाने पर वैसे नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपने एक सवाल रेज किया, अक्सर प्रोग्राम में तुर्किया के हवाले से सेगमेंट करते हुए जितना तुर्किया में लोगों ने एड भेजी और जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे, ऑन अदर साइड कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि जो शाम है वो थोड़ा सा मतलब कि वहां पर भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आई, लोगों ने अपनी जाने, लेकिन चूंकि वहां पर एक वॉर का सिलसिला यह हम देख रहे हैं और तुर्किया के जो ताल्लुकात हैं वो पूरी दुनिया के साथ बड़े अच्छे हैं, तो इस वजह से जो नजरें रही सारी वो तुर्किया पर रही। दो के जो एड है वो शाम भी पहुंची, लेकिन उस तरह से न्यूज मीडिया ज्यादा जो कवरेज हुई वो हमने देखा कि तुर्किया के हवाले से हुई। बहरहाल वज़ीर आज़म के पहुंचते ही तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात भी उनकी मुतवक्के है और अहम मुलाकातें भी होंगी। इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी शहबाज शरीफ बात करेंगे। इस वक्त वहां पर सिचुएशन क्या है, एड की सिचुएशन क्या है, रेस्क्यू की सिचुएशन क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है उस्मान अली साहब जो कि कंट्री हेड मुस्लिम हैंडल्स पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है या खत्म हो चुका है? ओवरऑल सिचुएशन आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप और बहुत शुक्रिया। मैं ये करना चाहूँगा कि जो तुर्की की तारीख के लिहाज से देखा जाए तो ये ज़लज़ला की तारीख सबसे बड़ी कुदरती आफत आई है और वजह से यहाँ पर और ख़ासतौर पर इसका क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनिशियली और मौसम की सख्ती होने की वजह से इनिशियली गवर्नमेंट इसको नीचे वाले प्रोविंसेस में पहुंचने में थोड़ी सी शिद्दत हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है रेस्क्यू के लिहाज से, तो ऊपर की जो प्रोविंसेस थे जिसमें कहरमान, मराश, आजमान, गाज़ियान्तेप, दियारबकर, उस्मानिया, ये जो प्रोविंसेस थे वो तो कवर हो चुके हैं, लेकिन आज भी रेस्क्यू मिशन जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं रेहानी में, यहाँ पर जारी है। ठीक है, अच्छा बताइएगा, मौसम का आपने जिक्र किया कि मौसम एक बड़ी हर्डल है, -1 तक भी टेम्परेचर किया, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मौसम की वजह से? मौसम जो है अभी थोड़ा सा दिन टाइम में क्लियर हो रहा है, लेकिन इनिशियली अगर इस आफत को आए हुए 12 दिन हो गए, तो जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ पहले दिन किया इस्तांबुल से, क्योंकि हमारा जो ऑफिस है हम इस्तांबुल बेस्ड हैं, लेकिन यहाँ पर लोकल भी टीम्स मौजूद थी, तो उस वक्त तकरीबन इस्तांबुल से इस एरिया में हमें आते हुए 22 घंटे सफ़र करना पड़ा। और रास्ते में आप कहें कि हैवी मशीनरी, रोड्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जितनी भी सहूलियात मुख्तलिफ प्रोविंसेस से इमदाद आ रही थी वो कम से कम दूसरे दिन पहुँच जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो कामयाब हुए। अच्छा उस्मान साहब, जहाँ से जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उन लोगों की रिहाइश का क्या इंतज़ाम किया गया है? उन्हें दूसरे शहरों में रिलोकेट किया गया है या ऐसी इमारतें जो इस्तेमाल के काबिल हैं उन्हें उनमें शिफ्ट किया गया है? उन लोगों का क्या इंतज़ाम किया गया है जो बेघर हुए हैं उस्मान साहब?
जी, जो अफराद बेघर हुए, अगर इब्तदाई कुछ दिनों में जिक्र किया जाए तो उसमें तो अक्सर लोग अपने प्यारों को ढूंढने के लिए वहाँ पर मौजूद रहे हैं। अक्सर जो पहले 2-3 शदीद एक रातें थी उसमें मैक्सिमम आप कहें कि जब हम भी वहाँ पर पहुँचे खुराक लेकर, तो हम वहीं पर जहाँ पर लोग मौजूद थे बिल्डिंग से गिर 1-2 दिन तो इस तरह गुजरे। फिर दूसरे फेज़ में जब हालात थोड़े से और जो है ट्रांसपोर्टेशन के मामला थोड़े बहाल हुए, तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इक़दाम ये किया कि मुख्तलिफ सूबों को एज ए अंसार, उन्होंने कहा कि ये मुहाजिरीन अब बन रहे हैं तो अंसार एक सूबा चाहिए, तो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने ये लॉन्च किया और उसमें फिर उस सूबे की जितनी भी फोर्सेज हैं वो यहाँ पर भी मुंतकिल हुई और यहाँ से लोग वहाँ पर गए। तो जो बहुत करीबी अगर सहूलियात भी मुयसर थी उसमें खैमों का बंदोबस्त किया गया, बाकी फ्लाइट्स बसों के जरिए मुख्तलिफ सूबों की तरफ लोगों को भेजा गया और ये सिलसिला अभी भी जारी है। ठीक है उस्मान, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब एड भी पहुंच रही है, यहाँ पर खैमों का भी इंतजाम किया, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा ज़लज़ला मुतासरीन को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप क्या समझते हैं? जी बेसिक अगर हम फील्ड में आते हैं इमरजेंसी रिस्पांस में, तो इनिशियली क्योंकि वहाँ पर बिजली और ये सारे जो है गैस ये सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, तो हम खुराक के बंदोबस्त करते हैं। फिर उसके बाद जो शदीद ज़रूरत पड़ती है वो पानी की, ये बेसिक है। फिर मौसमी शिद्दत को देखते हुए हमने भी पहले इसी तरह कंबलों की ज़रूरत होती है यहाँ पर, क्योंकि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, माइनस अक्सर जो है प्रोविंसेस में जो है टेम्परेचर बिलो ज़ीरो चल रहा है, तो कंबलों की, फिर कैंपों की, और इस लिहाज से एक सिलसिला जारी। अभी इनिशियली हमने जो है सर्दियों के कपड़े वगैरह वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ज़रूरत पूरी हो चुकी है। लेकिन फ़िलहाल अभी खैमों की एक शदीद ज़रूरत है, खुराक साथ साथ एक जो चाहे। अच्छा उस्मान, आप तो वहाँ पर रिलीफ एक्टिविटीज़ में खुद भी शरीक हैं, उन्हें देख भी रहे हैं, तो हमें बताइएगा कि पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन से मुल्कों के रज़ाकार वहाँ पर पहुँचे हैं और इस तबाही में तुर्क अवाम का साथ दे रहे हैं? उस्मान जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी टर्की में मौजूद है और इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक से भी पाकिस्तानी अहबाब यहाँ पर आए। जनरली इंटरनेशनल एड की बात की जाए तो फ़िलहाल तक अगर इन जनरल सर्च एंड रेस्क्यू में 22,000 के करीब इनकी अपनी टीम्स और 12,000 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनली जो है यहाँ पर लोग हैं, स्पेशली पाकिस्तान की टीम उसमें सैर फरिस्त है। इसके अलावा जितने इर्द गिर्द यूरोप के ममालिक से, एशिया से, जहाँ तक हो सके ज़्यादातर कोशिश मुल्कों ने की है कि उनकी टीम्स यहाँ पर पहुँचें अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मलबे के नीचे किसी के भी जिंदा होने का जो चांस है उसे रूल आउट कर दिया गया है और रबल हटाने का काम शुरू हो गया है। उस्मान जी इसमें अगर फैसल को देखा, जिसने अर्ज किया कि ऊपर के प्रोविंस जो मेन आप कहें कि इमदाद उनके फर्स्ट पहुंची और फिर सीरियन बॉर्डर्स के करीब जो प्रोविंसेस और ख़ासतौर पे हताई जहां पर अब हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर कल भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल्डिंग से 2 जो है, एक माँ और बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी की उम्मीद थी, वहाँ से ढूंढा गया और बड़ी मुश्किल से क्रेन्स के ज़रिए मलबे को उठाते हुए ज़िंदा कल भी अल्हम्दुलिल्लाह वो निकाले गए। तो अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन ये है कि जो मौसमी हालात बने और दिन जितने वक्त गुजर चुका है, तो उस वजह से अब कुछ मतलब यही नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो है कि शायद जिंदा लोग कम निकल सकें। लेकिन उम्मीद सीरिया के अंदर क्या सिचुएशन है उस्मान, वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि तुर्किया के साथ साथ जो सीरिया है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है? अब जब हमारे सीरिया इन जनरल, अब सीरिया का बॉर्डर टर्की का एक बहुत बड़ी 300 किलोमीटर की पट्टी है जो उनके साथ लगती है और मुख्तलिफ सूबे हैं। वहाँ पर ज़लज़ला जब आया तो क्योंकि बॉर्डर के क्लियरेंस और ये चीज़ों का थोड़ा सा और वहाँ पर मशीनरी का एक्सेस कम था, तो अभी तक वहाँ पर 5,000 से ज़्यादा जो हैं जहाँ भाग जाने हो चुके हैं। ठीक है उस्मान, क्या रिपोर्ट कर रहा है टर्किश मीडिया इस वक्त, जो हलाकतों की तादाद है, क्या नंबर, क्या फिगर सामने आ रहा है? जी अभी कोई जो यहाँ पर आफाद डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से 38,044 का नंबर टर्की के लिए, और सीरिया में जो है 5400 के करीब, और सीरिया में ऐसे मुस्लिम हमने वहाँ पर। अच्छा उस्मान, बहुत सारे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया, मलबे से जिंदा भी उनको निकाला गया, कैंप्स में आई एम श्योर अब तक उनको मुंतकिल किया जा रहा होगा। उनकी ग़िज़ा का, उनके दूध का, उनकी बेसिक्स का ख्याल रखने के लिए आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारी सरगर्मियाँ भी हो रही होंगी। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से भी थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा? जी इसमें क्योंकि 2 एरियाज में आपके पास, तो टर्की के लिहाज से अगर देखा जाए तो इनकी जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, और उन्होंने पहले दिन से क्लियर कर दिया था कि अगर ऐसे बच्चे जिनके बड़े वालिद वालदा दोनों अगर दुनिया में नहीं रहे तो उनका इंतजाम गवर्नमेंट बजाते खुद अपने प्रोटेक्शन में कर रही है। ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, हमें वहाँ से ज्वाइन कर रहे थे, और हम दुआ करते हैं कि आप अपनी रिलीफ एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करें, क्योंकि ऐसे में जो पाकिस्तान है उसका रिस्पॉन्स तुर्किया के अवाम के लिए
यकीन काबिल दीद है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रही है, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोग्राम में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। डिटेल्स क्या जानेंगे जहाजेब अब्बासी से। जहाजेब अब्बासी, अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक डिटेल्स शेयर कीजिए। जी देखें, साबिक सीसीपीओ लाहौर के तबादले के हवाले से जो इलेक्शन पाकिस्तान का नोटिफिकेशन था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। सस्पेंड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मीनिंगफुल कंसिडरेशन नहीं हुई। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन दोबारा मीनिंगफुल कंसिडरेशन करने के बाद अगर इसी सीसीपीओ को अगर दोबारा मुअत्तल कर दे तो फिर क्या होगा। एक तरफ तो ये पोर्शन है इस केस का, दूसरी जानिब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने में जो ताखीर हो रही है, इस मामले के ऊपर हमारी दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर करे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस इस्तदा को ये कह के मुस्तरद कर दिया है कि ये दरखास्त ना हमारे सामने समाअत के लिए मुकर्रर है और ना ही इसके ऊपर अभी तक कोई बेंच तश्कील दिया गया है और बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है कि वो इस केस को सुनते हैं या नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो कल मुबैना ऑडियो लीक आई थी, उस ऑडियो लीक के हवाले से कोई तस्करा पूरी अदालती कार्रवाई में नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया जहाजेब अब्बासी, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पूरी जो अदालती कार्रवाई उसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में हम ऐसे छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ बात चाय मंगवाते हैं और आपकी हेल्थ के हवाले से बात करते हैं। क्या पता डॉक्टर साहब कह दें कि चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और जैसा कि ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया था कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस कोशिश करेंगे कि आप तक ज़रूर पहुंचाएं। तो किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन और उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, वैसे हम अक्सर न्यू पाकिस्तान में कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में किडनी की हेल्थ के हवाले से। अच्छा, बेसिकली जब भी डॉक्टर से मुलाकात होती है या हमारी भी कोशिश होती है कि हमारे यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है। हम लेट नाइट जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, वर्जिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बच्चों में भी अब हम देख रहे हैं कि ये हैबिट बढ़ती चली जा रही है। और उसके अलावा खाने का जो ख्याल है वो हम बिल्कुल भी नहीं रखते, ऑयली फ्राइड चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें और इसके साथ कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ कोताहियाँ हम कर रहे होते हैं जो हमारी किडनी को ओवरऑल बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से खासतौर पर जो गुर्दा है आपके जिस्म को आपको फिल्टर कर रहा होता है। जब गुर्दे के अंदर मसाइल पैदा होते हैं तो फिर आपको लगता है कि आपकी जो सारी बॉडी है वो आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसी हवाले से आज हमें स्टूडियोज में डॉक्टर सकलैन ने ज्वाइन किया है। जी डॉक्टर साहब, कितना इम्पोर्टेंट रोल है किडनी का हमारी बॉडी के लिए? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और थैंक यू सो मच एज़ यूजुअल जो न्यू टीवी के ऊपर हेल्थ का सेगमेंट करने का हमेशा से मज़ा आता है। और मेरा ख्याल है कि आप कि ये जो काविश है, चूँकि आपने जो इंट्रो में एक बात की है कि अवेयरनेस, अब अवेयरनेस हम देते हैं तो लोगों तक बातचीत पहुंचती है। तो फिर आपका सेकंड था कि काबू कैसे पाया जा सकता है। तो जब लोगों को अवेयरनेस किसी ऑर्गन की डिजीज़ की होगी, वो उसको सुनेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, तो लाजमी बात है कि डिजीज़ बर्डन कम हो जाएगा। तो अब मेरा ये जवाब पहला तो ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ख़ास तौर पर आपका चैनल, ये जो अवेयरनेस सेशन करता है, सेगमेंट करता है, ये बीमारियों पे काबू पाने का पहला तरीका है। तो और इसको कंटिन्यू लाजमी बात है कि आज बैठकर जब हम जनरल लैंग्वेज में मरीजों की या आवाम की लैंग्वेज में बात करते हैं तो उनको ये बात समझ आती है। अब हम आते हैं कि गुर्दों के फंक्शन के हवाले से, जो कि सबसे पहले हमें मालूम होने चाहिए, तो तब ही जाकर आगे बात को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले जिस तरह आपने जिक्र किया कि गुर्दे का जो फंक्शन है वो है इखराज का निज़ाम। हम जो भी पानी पीते हैं, आपने चूँकि वाटर इनटेक की बात की, आप वाटर ले लें, आप जो भी खाना खा लें, कोई भी चीज़ है,
जिस्म में जितनी आपको ज़रूरत है जिस्म रिटेन कर लेगा। अब जो बाकी उसकी एक्स्ट्रा चीज़ों का इखराज है वो हम पेशाब के रास्ते गुर्दे ही उसको खारिज करते हैं। इसीलिए जो हमारा यूरिन है, पेशाब है, हम इसको एक नाम देते हैं कि ये फाजल मादे हैं जो जिस्म से निकल रहे होते हैं। तो काम ये हो गया कि फाजल मादों का इखराज है जो गुर्दों ने करना है, एक काम है ये। इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि गुर्दे हमारे जिस्म का ना खून बनाने में मदद करते हैं। हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट है जी कि खून जिगर में बनता है जी, लेकिन 25% जिस्म के खून बनाने में जो अमल दखल है वो गुर्दों में एक हार्मोन है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, वहाँ से बनता है। तो दूसरा काम ये हो गया कि खून बनाने में मदद मिल गई। तीसरी बात यह है कि हमारा जो हड्डियों का निज़ाम है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, इसका बैलेंस रखना, इसकी मेंटेनेंस का रखना, ये भी किडनीज के अंदर है। तो आप ये देखें खून बनाना, अब ये इतने इंपॉर्टेंट रोल हमारा बॉडी ऑर्गन एक कर रहा है, बहुत अहम टास्क है जो निभा रहा है। डॉक्टर साहब, हम इसको ऑब्वियसली रातों रात तो खराब करेंगे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठोक लगती है, इसको हम डैमेज कर रहे होते हैं। कौन सी गलतियां हम कर रहे होते हैं कि हमारी किडनी मुतासर होती है? गलतियां तो जिस तरह आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तानी मुआशरे में लाइफ स्टाइल या अपनी डाइट, यहाँ से हम शुरू होंगे। ये तो एक लंबी लिस्ट है गलतियों की, लेकिन उससे पहले चंद एक वजूहात हैं कि जो नाजरीन को पता होनी चाहिए, फिर उसी से इसको लिंक करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पे आते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ी वजह जो गुर्दे नकारा होने की या डिजीज होने की वो है डायबिटीज। और इस वक्त पाकिस्तान में हर चौथा शख्स शुगर के मर्ज में मुब्तला है और पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है शुगर के हवाले से। दूसरी बड़ी वजह हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तीसरी वजह गुर्दे की कुछ अंदरूनी बीमारियां हैं जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। चौथे नंबर पर गुर्दे में पथरी का बन जाना, किडनी स्टोन्स। पांचवी वजह जो अक्सर आपके साथ बड़ी दफ़ा हमने लोगों तक अपना ये मैसेज पहुंचाया है कि दवाइयों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, और ये भी वो गलती है, सेल्फ मेडिकेशन, पेन किलर्स खसूसन, कि जब हम बगैर किसी कंसल्टेशन के डॉक्टर की हिदायत के रेगुलर बेसिस पे लिए जा रहे होते हैं तो गुर्दे आपके नकारा। और फिर आखिरी वजह विरासती अमल। अब गलतियां कैसे? एक मरीज को शुगर है, अब वो शुगर कंट्रोल ही नहीं कर रहा, उसका ध्यान ही नहीं है, और वहां पे भी लाइफस्टाइल और डाइट का ही कसूर है। तो शुगर कंट्रोल ना हुई तो गुर्दे की बीमारी कंट्रोल नहीं होगी। हाइपरटेंशन है, उसको पता ही नहीं है मैंने दवाई खानी है नहीं खानी है, परहेज करना है कि नहीं करना, वो अपनी डाइट, ऑयली फूड, सॉल्ट इनटेक, हर चीज को वो उसी तरह कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं है, दवाई खाने में बिल्कुल हमारा मुआशरा बस ये कहता है कि दवाई ना खानी पड़े, लेकिन बाकी चीजों को भी हम नहीं चेंज करते। तो हाइपरटेंशन जब आपकी कॉन्टिन्यूस रहेगी तो आंखों का मामला, हार्ट का मामला और गुर्दों का मामला कहीं नहीं गया। और इस तरह के जो इश्तिहार चलते हैं डॉक्टर साहब के फला जो होम्योपैथ है उसकी दवाई लें आप, 11 दिनों में आपके जो गुर्दे के अंदर से जो पथरी है वो पेशाब में से ना खारिज हुई तो मनी बैक गारंटी आपको दी जाती है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि डॉक्टर देखो जान दी की लोड हैगी है, जेडी रात कबर चे वो बाहर नहीं, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, और वो अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू करें। जरा सेपरेटली कमेंट कीजिएगा। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और पाकिस्तान में ना एक ये भी ट्रेंड है कि हम हर चमकती चीज़ के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मसाला है ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अब जहाँ तक ताल्लुक है, आपने किडनी स्टोन चूँकि पर्टिकुलर बात की है, तो यहाँ पे एक कमेंट ये ज़रूर देना चाहूँगा कि कुछ हर्ब्स और कुछ जो होम्योपैथिक ये सर्टन टाइप्स ऑफ स्टोन को मेल्ट कर सकते हैं। अब गलती कहाँ पे होती है? गलती ये है कि आप दवाई खा के ये समझ बैठते हैं कि भाई मेरे किडनी स्टोन खत्म हो गए। डॉक्टर अली, हमें ब्रेक की जाना पड़ रहा है। बहुत का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, फिर सेगमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और अभी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है और खबर है कि जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा जामिया अशरफिया में बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। मारूफ कानूनदान मलिक मोहम्मद कयूम MNA परवेज मलिक के भाई थे। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम इंतकाल कर गए हैं और मरहूम की नमाज जनाजा जामिया अशरफिया में बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। आगे नबी आप बहुत अफसोसनाक खबर है क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी उनका अक्सर जिक्र आता है और अब वो क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए हैं और इत्तलात के मुताबिक उनकी जो नमाज जनाजा है वो जामिया अशरफिया में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा जामिया अशरफिया में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। और अब नाज़रीन प्रोग्राम के आखिर में हमें आपकी मुलाकात एक ऐसे यंग और डायनामिक CEO से करवानी है जिनका नाम हामिद महमूद है। हामिद, वेरी क्विकली मुझे ये बताइएगा कि जो लोग हामिद को नहीं जानते, क्विकली आपका उनसे तारुफ क्या है कि हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? So basically I run multiple IT companies जो सॉफ्टवेयर हाउस होता है जिसको आप कहते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और UAE के अंदर मेरे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जिसमें हम यहाँ से पाकिस्तान में उसको डिलीवर करते हैं। उसको बैक ऑफिस का कॉन्सेप्ट कहते हैं और जितने भी काम हैं वो हम पकड़ते हैं UAE से, US से और बाकी मुल्कों से। और उसके अलावा मेरे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं एथिकल प्रो, जिसमें हम पूरे मुल्क के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बिज़नेस के जो इदारे हैं, उनकी अखलाकियात के ऊपर काम करते हैं और उलमा को इदारों से हमने जोड़ने की कोशिश की। बिज़नेस इदारे का अखलाकियात से क्या ताल्लुक है? बिज़नेस इदारा कामयाब ही नहीं हो सकता जब तक अखलाकियात नहीं होंगी, बल्कि ये कि आपके पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे जो हमारे मसाइल पेश हैं, हमारे जो कारोबारी इदारे हैं, क्योंकि हमारे ट्रस्ट का एक डेफिसिट हो जाता है इंसान जब तक कि उसके अंदर इंटेग्रिटी नहीं होती। तो वो जो इंटेग्रिटी है, वो जो लॉयल्टी है, वो एक सच बोलना है, ये सारा का सारा ये अखलाकियात के अंदर आता है। और जब तक वो अखलाकियात नहीं होंगी तो जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, जो दूसरे मुल्कों के इन्वेस्टर्स हैं, वो कभी भी आपको बिजनेस नहीं देंगे जब तक कि आपको वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। That's amazing। अच्छा हामिद, आपने इतनी कम उम्र में इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। CEOs की जो आलमी रैंकिंग है उसमें आपका नाम शामिल है। सो ये जर्नी कैसी रही और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मैंने 18 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था और अभी जो आप लोगों कुछ जो पाकिस्तान के मसाइल चल रहे हैं तो मैं उनको अपने हेड पे नहीं लेता था। मैं ये करता था कि मैं अपनी ज़ात को बनाऊंगा। तो उस एतबार से मैंने अपनी MBA मैंने कंप्लीट किया लीडरशिप के अंदर, मैंने सर्टिफिकेशंस की प्रोग्रामिंग के अंदर, मैंने सर्टिफिकेशन की डिजिटल मार्केटिंग की हार्वर्ड से भी मैंने पढ़ा। और एक ऐसा भी टाइम था कि जब मैं 3 जॉब्स भी की। You were not born with golden spoon. Definitely not. तो एक चीज़ को जो है ना खुद बनाने की कोशिश की। जॉब्स की, IT की कंपनीज़ के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर, टेलीनॉर के अंदर मैं काम करता रहा हूँ। इन सारे तजर्बे को लेके 8 साल मैंने एम्प्लॉयमेंट की और इट्स बीन अबाउट 10 years नाउ, 2013 से लेकर अब तक कि आई एम रनिंग एन IT सेंटर। तो आप क्या यंग लोगों को मशवरा देंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कि क्या वो अपने आप को पहले जॉब से शुरू करें और फिर स्विच करें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ? ये दिस इज़ द राइट पाथ? जी बिल्कुल। मैं अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए जो ह्यूमन कैपिटल है ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आज हम कोई चीज़ अब सेल कर सकते हैं, इंपोर्ट्स में हमें मसला आ रहा है, जो हमारे मामलात हैं उसके अंदर इशू है, द ओनली थिंग दैट वी कैन सेल इज़ आवर सेल्फ, जिसमें हमें अपने आप को लिटरेसी रेट को बढ़ाना होगा। अपनी ज़ात के अतबार से मुझे अपने आप को बेहतर करना होगा। पढ़ाई पूरी करें। मैं अक्सर ये कहता हूँ डबल मास्टर्स करें, एक बिज़नेस के अंदर / मार्केटिंग के अंदर और